हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की रेनबो पनोरमा बुक का चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के क्वेश्चन आंसर्स। एक्चुअली ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, ये आरबीएससी की 12th क्लास की पनोरमा बुक में भी है और सीबीएसई एंड आरबीएससी दोनों की जो हॉर्नबिल बुक है 11th क्लास की, उसमें भी ये सेम चैप्टर है। तो इसकी समरी एंड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन सेम ही है, तो दोनों क्लासेस के बच्चे इससे पढ़ सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स जो आपके टेक्स्ट बुक हैं वो डिफरेंट हैं, उसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस लेके आ रही हूँ आपके। आज अभी इस वीडियो में हम 12th क्लास में जो क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक में दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इस बार 2021 में आने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चंस। तो पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप? व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बताया कि हमारी मित्रता में वह एक निर्णायक समय बिंदु था। यह निर्णायक समय बिंदु क्या या कौन सा था, इसके बारे में हमें इसका आंसर देना है। तो आंसर देखिए, बीइंग सेटल्ड इन द सिटी विथ ऑथर्स पेरेंट्स was the turning point in their friendship. Now his grandmother could not go to school with him and help him in his studies. यानी कि जब लेखक जो हैं उनके पिताजी जब पहले सिटी में चले गए थे, शहर में चले गए थे, और अब वो लोग भी वापस अपने दादी के साथ वहाँ रहने आ गए थे, तो उस समय को वो कहते हैं कि वो जो बिंदु, वो जो समय था वो निर्णायक पल था हमारे दोनों के लिए, क्योंकि अब ना ही तो दादी जी मेरे साथ स्कूल जा पाएंगी और ना ही वो मेरी मदद पढ़ाई में कर पाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द ग्रैंड मदर हेल्प हर ग्रैंड सन इन द मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू स्कूल? यानी स्कूल जाने से पहले दादी जो थी वो जो अपने पोते की किस तरह से मदद करती थी। शी वोक हिम अप in the morning and got him ready for school. She would fetch his wooden slate, which she had washed and plastered with yellow chalk, tiny earthen ink pot, and a red pen, tie him in a bundle and hand it to him. She gave him breakfast before going to school. तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो दादी किया करती थी कि वो सबसे पहले सुबह उन्हें प्रातःकाल जगाया करती थी, फिर उनको स्कूल जाने के लिए तैयार करती थी, नहलाती धुलाती थी, कपड़े पहनाती थी, सब काम करती थी, और उसके बाद में जो वो स्लेट लेके जाते थे उसको भी येलो चौक से पूरा उसको अच्छी तरह से पोत के देती थी, ताकि उसके ऊपर इंक से जब वो लिखें तो वो उनकी राइटिंग उसमें बढ़िया आए। और उसके बाद में वो सारी की सारी चीज़ें उनको हाथ में पकड़ाया करती थी, और फिर उनको नाश्ता भी दिया करती थी विद्यालय जाने से पहले। तो ये सारे काम दादी जो हैं वो लेखक के किया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द ग्रैंड मदर्स व्यू अबाउट लर्निंग म्यूजिक? यानी संगीत सीखने के बारे में दादी माँ के क्या विचार थे। द ग्रैंड मदर थॉट दैट म्यूजिक had a lewd association. It was the monopoly of the harlots and beggars. It was not meant for gentlefolk. She did not like it at all. यानी दादी माँ जो सोचती थी कि जो संगीत जो है वो भद्रजन समूह से कोई संबंध नहीं है उसका, यानी अच्छे लोग उसको नहीं करते हैं, संगीत का यूज़ नहीं करते हैं, इसका संबंध सिर्फ कामुक लोगों की मंडली में ही होता है। उनकी दृष्टि में ये तो वेश्याओं या भिखारियों से संबंधित विषय था, इस तरह उनका मानना था, और वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द ग्रैंड मदर्स एसोसिएशन विद द स्पैरोज। यानी गौरैया चिड़ियाओं के साथ दादी माँ की संगीत के बारे में जो वर्णन आप कर सकते हैं वो इसके बारे में किए कि उनका उनके साथ कैसा एसोसिएशन था। इन द आफ्टरनून द ग्रैंड मदर वुड फीड द स्पैरोज, यानी कि दोपहर में दादी माँ उन गौरैयाओं को खाना खिलाती थी, यानी उनको जो ब्रेड के टुकड़े थे वो देती थी। स्पैरोज यूज्ड टू कम एंड पर्च ऑन हर लेग, शोल्डर्स एंड इवन ऑन हर हेड. She smiled but never shooed them away. On her death they also mourned. They took no notice of the bread thrown to them. यानी दादी माँ जब शहर वाले मकान के जब प्रांगण में गौरैयों को, चिड़िया जो आती थी उनको जब दाना डालती थी, तो उसके बाद दादी जो है
उनके वो कभी कंधे पे आके बैठ जाते थे, कभी उनके पाँव पे आके बैठ जाते थे, और वो मुस्कुराती थी और कभी भी उनको भगाती नहीं थी। और जब उनकी मृत्यु हुई तो जब दादी माँ का देहवासन हो गया तो गौरैया चिड़िया उनके कमरे में आई और उनकी मृत्यु पर अत्यंत शोक प्रकट उन्होंने किया, और जो उनको खाने के लिए ब्रेड क्रम्स डाले गए थे उनको भी उन्होंने नहीं खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू ऑन द ईव ऑफ द ऑथर्स रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, यानी लेखक के विदेश से लौटने पर दादी माँ ने क्या किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया और एक पुराना ड्रम वो उठा के लेके आई और गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स एंड शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drum and sang of the होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी जो दादी थी उन्होंने उस ड्रम को, मतलब वो पुराना ड्रम था जिसकी जैसे ऊपर का जो हिस्सा होता है ड्रम का जहाँ पे थप थप करके मारते हैं, वो पूरा सा एकदम पुराना हो चुका था, फिर भी वो उसको बजाए जा रही थी क्योंकि वो अपने बेटे पोते के आने की खुशी मना रही थी। और जिस तरह से लोग योद्धा जब युद्ध जीत के आते हैं और अपने घर लौटते हैं, उस तरह जब उनका स्वागत किया जाता है, उस तरह से वो उसका अपने पोते का स्वागत कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स, यानी ऑथर्स ग्रैंड मदर होना चाहिए। यहाँ पे ग्रैंड मदर क्वेश्चन में शब्द टाइप नहीं हुआ है, तो आप इसको राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर पढ़िएगा, क्वेश्चन मार्क भी लगा दीजिएगा। आंसर है इसका, द ग्रैंड मदर वॉज टिपिकल इंडियन village dwelling old lady who felt the pangs of the seclusion caused by her migration to the city. She was a silent onlooker of the social changes taking place in the modern India. She was very old. Her wrinkled face seemed to have remained as it was for the last 20 years. She was short, fat, and slightly bent. She was a religious lady. She spent all her life in telling beds and prayers. She beads and praying. She reads scriptures. She used to feed dogs in the village and sparrows in the city. Thus, she was a true lover of animals. She never shooed away the sparrows. She was a lady of strong character. She had her own convictions, which she rigorously followed. She had foreseen her end. She told in advance that her end had come. Though it was a mild fever, the character of the grandmother makes us sentimental. यानी अगर दादी माँ का चरित्र चित्रण करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरे पॉइंट्स इसमें मैंने लाइन टू लाइन बताए हैं, लेकिन मैं अब आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। और दूसरी चीज़ कि जब वो लोग शहर आए दादी माँ के साथ में, तो वो जो सामाजिक बदलाव उन्होंने देखे आधुनिक भारत के, उनको देख के वो खुश नहीं थी, खाली उनको चुपचाप देखती रहती थी। वो बहुत बूढ़ी थी, शी वॉज़ वेरी ओल्ड, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, और ये झुर्रियाँ जो है उनके 20 साल से ऐसी ही चेहरे पर दिखाई दे रही थी। वो थोड़ी हाइट में शॉर्ट थी, थोड़ी मोटी थी, स्लाइटली झुकी हुई थी, और वो बहुत ही धार्मिक महिला थी। और स्पेंड ऑल हर लाइफ इन टेलिंग बेड, वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने खाली माला फेरने में, प्रार्थना करने में ही निकाल दी थी। शी रेड स्क्रिप्चर्स, वो शास्त्रों को पढ़ा करती थी। शी यूज़ टू फीड डॉग्स, वो कुत्तों को खाना खिलाया करती थी अपने गांव में, और स्पैरोज़ को जब वो शहर में आ गई तब। दस शी वॉज द ट्रू लवर ऑफ, वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी। एंड शी नेवर शुड, कभी भी उन्होंने उन गौरैया चिड़ियाओं को भगाया नहीं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की, यानी बहुत ही अच्छे चरित्र की, बहुत ही मजबूत चरित्र वाली महिला थी, और उनके अपने उसूल थे। शी हैड हर ओन कन्विक्शंस विच शी रिगरसली फॉलोड, और उनको ही वो माना करती थी, जो उनके सिद्धांत थे उनको ही वो माना करती थी। शी हैड फॉरसीन हर एंड, उनको मरने से पहले आभास हो गया था कि अब वो उनका समय नज़दीक आ गया है, अंत समय आ गया है। और शी टोल्ड इन एडवांस दैट हर एंड हैज़ कम, और उन्होंने बता भी दिया था कि मेरा अब मृत्यु समय आ गया है, और मेरे को अब जब उनको थोड़ा सा फीवर हुआ। और इस तरह से हमें पूरा ग्रैंड माँ का जो कैरेक्टर है, चरित्र चित्रण हम देखते हैं कि वो बहुत ही भावुक भी थी और अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरोज मोर्न्ड ओवर द ग्रैंड मदर्स डेथ। डिस्कस, यानी गौरैया चिड़ियाओं सहित प्रत्येक दादी को दादी माँ के देहांत पर, उनके मृत्यु पर सबने दुख हुआ, सब उनका शोक मना रहे थे। इस पर चर्चा करनी हमें।
तो व्हेन द ग्रैंड मदर वेंट टू द सिटी शी टुक टू फीड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, की जब दादी जी शहर आई गांव से तो वो दोपहर में गौरैया चिड़ियाओं को खाना खिलाना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ कुत्ते तो उनको मिले नहीं। द स्पैरोज बिकम सो अटैच टू हर दैट दे यूज टू सिट ऑन हर लेग्स, शोल्डर्स एंड इवन ऑन हर हेड। वो गौरैया चिड़िया उनसे इतनी ज़्यादा घुल मिल गई कि वो कभी उनके पाँव पे, कभी कंधे पे, कभी सिर पे बैठ जाया करती थी और उनको कभी भी नहीं भगाती थी। शी यूज टू स्माइल, बट वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उनको कभी नहीं भगाती थी। व्हेन द ग्रैंड मदर डाइड एवरी फैमिली मेम्बर मोर्न, जब उनकी मृत्यु हुई दादी जी की तो घर का हर सदस्य रोया, दुखी हुआ। दिस इज़ नेचुरल फॉर ह्यूमन, बट when the family members went to make arrangement for her funeral, thousands of sparrows sat scattering on the floor of all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. They were not chirping, instead, they were sitting quietly. When the author's mother threw breadcrumbs to the sparrows, they took no notice of it. These things show that everybody, including the sparrows, mourned the grandmother's डेथ। यानी कि गौरैया चिड़ियाओं को दादी माँ की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ और वे भी ये जान गई थी कि अब वो वापस लौट के नहीं आने वाली हैं। तो वो भी सारी की सारी वहीं दादी माँ जहाँ बैठा करती थी वहीं वरांडे में उनके कमरे के बाहर आके चुपचाप बैठ गईं। और मेरी माँ ने, यानी लेखक की माँ ने, जब उनको भोजन दिया तो वो भी उन्होंने नहीं खाया, उन ब्रेड क्रम्स को भी उन्होंने नहीं खाया। तो इस तरह से पता चलता है कि वो सब जो गौरैया चिड़िया जो थी वहाँ आई और उन्होंने कोई चहचहाट की आवाज़ नहीं करी और वहाँ चुपचाप आके बैठ गई। उन सभी ने भी दादी माँ के देहावसान पर शोक प्रकट किया। तो इस तरह से सब ने उनकी डेथ पर शोक प्रकट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेस द वेरियस फ्रेजेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर, यानी कि लेखक के अपनी दादी जी के साथ किस तरह के रिलेशनशिप यानी संबंध थे, उन संबंधों के विभिन्न चरणों का हमें वर्णन करना है। तो देखिए, द वेरियस फेसेस ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर वर एज फॉलोज। इन द विलेज, जब वो गांव में थे। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे जब वो शहर में थे, और जब लेखक यूनिवर्सिटी गए तब। ये तो 3 पॉइंट्स हैं। तो जब वो गांव में थे, दे वर ऑलवेज टुगेदर इन द विलेज। द ग्रैंड मदर यूज टू बेथ हिम, get him ready for the school. She used to go to school with him because she was attached to the temple. अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गांव में जब वो थे तब उनके साथ बहुत ज़्यादा लंबा चला, वो दोनों हमेशा साथ रहा करते थे। दादी पोता वो उनके साथ ही उसको अपने स्कूल जब वो स्कूल का समय होता था तो दादी उसके साथ ही जाती थी तैयार करके, क्योंकि उनका मंदिर भी बिल्कुल स्कूल के पास में था और वो सब काम लेखक के स्वयं ही किया करती थी। दूसरा, जब वो लोग सिटी में आए, यानी जब वो लोग शहर में आए, द ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल। जो लेखक का विद्यालय था वो एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय था, उसमें वो चले गए। नाउ द ग्रैंड मदर कुड नॉट कम टू स्कूल विद द ऑथर बिकॉज ही वेंट टू स्कूल बाय मोटर बस। अब वो दादी बच्चे के साथ में विद्यालय नहीं जा पाती थी क्योंकि वो स्कूल जाते थे तो बस में जाते थे। शी कुड नॉट हेल्प हिम इन स्टडीज़, वो उसकी पढ़ाई में भी मदद नहीं कर पा रही थी। और द ग्रैंड मदर बिगिन टू स्पेंड हर टाइम बाय स्प्रेइंग एंड फीडिंग द स्पैरो। अब उन्होंने अपना समय जो था वो गौरैया पक्षियों को खिलाने में और प्रार्थना करने में बिताना ज़्यादा शुरू कर दिया, और लेखक के साथ उनका कम हो गया साथ। एंड शी डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ म्यूजिक बीइंग टॉट एंड रेयरली टॉक टू हिम। और जब उनको पता चला कि उनका पोता संगीत भी सीख रहा है तो फिर उन्होंने उनसे बात करना भी काफ़ी कम कर लिया, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि सभ्य व्यक्ति अंग्रेज़ी संगीत को सीखें। व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, और फिर थर्ड पॉइंट है कि जब ऑथर यूनिवर्सिटी चले गए आगे की पढ़ाई के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए, स्कूल के बाद में जब आगे गए, ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम। द लास्ट लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन। और तब उनको क्या हुआ, कमरा भी अलग हो गया उन दोनों का, दादी पोतों का। और उसके बाद में जो उनका आखिरी लिंक था वो भी टूटे जैसा ही हो गया। द ग्रैंड मदर स्पेंड ऑल हर टाइम इन स्पेनिंग प्रेइंग एंड फीडिंग स्पैरोज। अब वो खाली चरखा काटने में और गौरैया पक्षियों को फीड करने में, उनको दाना पानी देने में और प्रार्थना करने में ही दादी जी का मैक्सिमम समय जो था वो बीतने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर? हाउ डिड द ग्रैंड मदर बिहेव व्हेन देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड? यानी कि व्हाट वाज द कॉमन लिंक, यानी लेखक व उसकी दादी माँ के जो बीच में जो मित्रता का एक साधारण जुड़ाव था, दादी माँ ने कैसा व्यवहार किया जब उनकी मित्रता चटक कर टूट गई।
द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर लिविंग टुगेदर। पहले वो दोनों साथ रहा करते थे, ऑथर और उनकी दादी जी एकदम साथ रहते थे। बोथ केयर फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। एंड इट वॉज कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम, और उनके बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती थी। व्हेन दे वर इन द विलेज, कब, जब वो लोग गाँव में थे। शी यूज टू हेल्प द ऑथर इन एवरी वे, वो लेखक की हर तरह से मदद किया करती थी। बट व्हेन दे वेंट टू द सिटी देयर कम अ टर्निंग पॉइंट, लेकिन जब वो शहर में आ गए तो उनकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन आया। नाउ शी कुड नॉट गो टू स्कूल विद द ऑथर एंड हेल्प हिम विथ हिज लेसन। अब वो ना अपने पोते के साथ विद्यालय भी नहीं जा पाती थी और उसको उसके पाठ पढ़ाने में मदद भी नहीं करवा पाती थी। शी वॉज डिस्टर्ब टू नो अबाउट द टीचिंग ऑफ म्यूज़िक, और उसके बाद में रही सही कसर जो थी वो तब पूरी हो गई। उनकी दूरियां तब बढ़ी जब लेखक ने म्यूज़िक सीखना शुरू किया, क्योंकि दादी माँ को म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं था। उनको लगता था सभ्य व्यक्ति म्यूज़िक नहीं सीखते। ये आफ्टर दिस शी डिड नॉट कंप्लेन बट बिकम साइलेंट, और इस बात के बाद में वो बिल्कुल शांत हो गई। उन्होंने शिकायत भी नहीं करी, लेकिन वो शांत हो गई क्योंकि उनके विचारों से कोई सहमत नहीं था। एंड शी रियली टॉक टू हिम, और वो धीरे धीरे बहुत कम उनसे बात करने लगी। व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, और जब लेखक यूनिवर्सिटी गए, ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिज ओन, तो उनको कमरा भी अपना एक अलग मिल गया, तो दादी से और ज़्यादा दूरियां बढ़ गई। द कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और ये जो आखिरी दोनों के बीच में एक लिंक था, एक दोनों के बीच में जो जोड़ने के लिए संपर्क था, एक ही कमरा था, वो भी अब अलग अलग उनका हो गया था। एंड द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकल्शन विथ रेजिग्नेशन। शी टुक स्पिनिंग व्हील फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, रिसाइटिंग पेयर्स इन द आफ्टरनून, एंड शी यूज टू फीड द स्पैरोज। और दादी माँ ने भी इस चीज़ को मान लिया था कि अब उन लोगों को थोड़ा अलग ही रहना पड़ेगा, और उनको ऐसा लगता था कि अब कोई मेरी परवाह नहीं कर रहा है। तो उन्होंने अपना समय प्रार्थनाओं में सुबह से लेकर शाम तक गुजारना शुरू कर दिया, और रहा सहा जो और समय होता था जो उनको सबसे अच्छा लगता था, वो उन गौरैयों को खाना खिलाया करती थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट serenity, breathing peace and contentment. How far do you agree with the author's description of his grandmother as stated above? यानी वह पर्वतों के बीच सर्द मौसम का एक प्राकृतिक यानी भूदृश्य के यानी तस्वीर के समान थी। वह शुद्ध पवित्र सफ़ेद शांति का विस्तार थी, जो सदैव शांति तथा संतोष की सांस लेती रहती थी। लेखक द्वारा अपनी दादी माँ के लिए जो शब्द कहे गए हैं, उनका जो वर्णन किया गया है, इस बात से आप कितने सहमत हैं? आई एग्री विद द डिस्क्रिप्शन, मैं इस वर्णन से पूर्णतः सहमत हूँ। वह वास्तव में बस ऐसी थी। द कलर वाइट रिप्रेजेंट्स ऑफ सिग्निफाइज प्योरिटी, इनोसेंस, डिविनिटी, सेरेनिटी एंड लाइट। यानी कि जो जैसा कि वह सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, वह हमेशा अपनी दाग रहित साड़ी में शांतिपूर्ण लगती थी। वो कभी गुस्सा भी नहीं करती थी, वो बहुत ही पवित्र दिखाई देती थी, ऐसे रोशनी जैसी महसूस होती थी, उनको कभी गुस्सा भी नहीं आता था। हेयर इन द पोर्ट्रेट द ग्रैंड मदर इज सिंपल ऑफ ऑल दिस क्वालिटीज़, और दादी माँ के अंदर ये सारे के सारे गुण थे। शी वोर स्पॉटलेस वाइट साड़ी, वो बिल्कुल सफ़ेद रंग की साड़ी पहना करती थी। शी यूज टू टेल द डेट्स ऑफ हर रोजरी ऑल द टाइम एंड वॉज ऑलवेज बिजी प्रेइंग। वो हमेशा जो अपनी माला थी उनको हाथ में लेके उनके जो बीट से उनको घुमाती रहती थी और प्रार्थना करती थी। इन द विलेज शी यूज टू गो टू द टेम्पल डेली, गाँव में वो रोज़ मंदिर जाया करती थी। रीड द स्क्रिप्चर्स एंड फीड विलेज डॉग्स, और वहाँ पर शास्त्रों का अध्ययन करती थी और गांव के कुत्तों को भी भोजन दिया करती थी। शी वॉज डिस्टर्ब्ड अपॉन नोइंग दैट इंग्लिश स्कूल्स टॉट नथिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। उन्हें बहुत दुख हुआ, वो काफ़ी परेशान हुई जब उनको ये पता चला कि अंग्रेज़ी विद्यालयों में भगवान के बारे में और शास्त्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती, वहाँ उसका अध्ययन नहीं कराया जाता। शी यूज टू स्पिन एट द स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइट प्रेयर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। फिर उन्होंने हमेशा वो अपना चरखा काटती रहती थी और प्रार्थनाएं गाया करती थी सुबह से लेके शाम तक। द फीडिंग ऑफ द स्पैरोज वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर। द स्पैरोज इवन सैट ऑन द हर लेग्स, शोल्डर्स एंड हेड, सच वॉज एन हर इनोसेंस। और जिस तरह से वो गौरैया पक्षियों को खाना दिया करती थी, वो आधा घंटा उनके दिन का सबसे ज़्यादा अच्छा समय उनका इस समय गुजरता था। वो उनके चेहरे पे बहुत खुशी होती थी, और वो गौरैया पक्षी भी आके कभी उनके कंधे पे, कभी उनकी टांगों पे, कभी उनके सिर पे बैठ जाया करते थे। और इस तरह से जो दादी थी वो बहुत ही सौम्य दिखाई देती थी और बहुत ही बढ़िया प्रतीत होती थी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़े, और बहुत ही बढ़िया ये चैप्टर मुझे लगा। आप लोग भी इससे कनेक्ट कर पाएंगे, मैंने भी अपने आप को कनेक्ट किया इस चैप्टर के थ्रू।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। और अब 11th क्लास का सेम यही चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के मैं क्वेश्चन आंसर्स अपना अभी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रही हूँ, तो उसमें 11th क्लास के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, हर आंसर को आप लिख लिख के याद करें ताकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स आप ना कर पाएँ एग्ज़ाम में। और इस चैप्टर की समरी या कोई भी चैप्टर की आप समरी ज़रूर पढ़ लें। मेरे सभी जितने भी मैंने अपने इस चैनल के ऊपर चैप्टर्स की समरी डाली हैं, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, कि बाई चांस अगर आपसे कोई चैप्टर छूट भी जाता है तो आप फिर भी उसके क्वेश्चंस के आंसर्स कर पाएंगे। बाकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ के साथ डालती जा रही हूँ। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। एंड आप लोग जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स बाकी 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं पढ़ने वाले, 6 चाहे वो RBSC की हों, CBSE के हों, आप उनको ये बताइए कि वो फ्री ऑनलाइन क्लासेस पर अटेंड कर सकते हैं, अनीता शिक्षा। और हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।